नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पटना की। पटना का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम प्रतीक रहता है। प्रतीक के घर में उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई जिसका नाम पुनीत रहता है। पुनीत भी बेहद तेज तर्रार रहता है और वो पटना के ही एक कॉलेज में शिक्षक का कार्य कर रहा था, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहा था। और जो उसका भाई रहता है प्रतीक, उसकी उम्र 25 साल रहती है। वह भी एक निजी कॉलेज में शिक्षक का कार्य कर रहा था, लोगों को पढ़ाने का काम कर रहा था, बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक कॉलेज में पढ़ाते वक्त जो प्रिंसिपल रहता है जिसका नाम राजकुमार रहता है, वह बेहद ही दबंग टाइप का आदमी रहता है। अब दबंगई इस कदर थी कि आसपास के लोग उसकी दबंगई से डरते थे और कुछ भी करता था लोग बोलने से भी डरते थे। यहाँ तक कि जो पुलिस थी, पुलिस भी उसके स्कूल कॉलेज में बिना उससे पूछे अपना पैर नहीं रखती थी। लेकिन एक दिन एक उसकी लड़की जिसका नाम निशा रहता है, निशा का उम्र 23 साल रहती है और प्रतीक की 25 साल। प्रतीक उसी के निजी कॉलेज में पढ़ाता था। पढ़ाते पढ़ाते एक दिन उसकी मुलाकात होती है निशा से। निशा जो कि मुंबई रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करने के बाद मुंबई से घर लौटती है और अपने पटना के उस कॉलेज में कुछ दिनों तक लड़कों को पढ़ाने का काम कर रही थी। अभी छुट्टियों का माहौल चल रहा था। इसी बीच सारे बच्चे घर पर रहते और सिर्फ जो शिक्षक थे, जो अध्यापक थे, उन्हें ही बुलाया जाता था ऑफिशियल वर्क के लिए। अब इसी समय प्रतीक और निशा की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब 23 जनवरी 2023 को कॉलेज खुलता है और उसी समय वहाँ पर जो लड़की रहती है निशा, वह प्रतीक के साथ बातचीत करते करते अब प्रतीक को दिल दे बैठती है और इधर प्रतीक भी निशा को चाहने लगता है। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगते हैं। अब चाहत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं। क्लास चल रहा था। एक दिन स्कूल में वह बहुत जल्दी जाता है। अभी बच्चे आ रहे थे, तभी वह ऑफिस में जाता है तो देखता है कि निशा ऑफिस में बैठी हुई है और पूछता है कि आज आपके पिताजी कहाँ हैं। तो पता चलता है कि पिताजी किसी काम से कल शाम को ही, यानी कि प्रिंसिपल राजकुमार बाहर गए हुए थे। इसी दौरान प्रतीक निशा से बातों ही बातों में बातचीत करते करते अब दरवाज़ा बंद करता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। और लड़की जो निशा रहती है वह भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और दोनों अब ऑफिस में ही फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद अब जो प्रतीक अध्यापक जिसका काम पढ़ाने का था, वह अब गलत कार्यों में लीन हो चुका था। अब वो इस कदर लीन हो जाता है कि कुछ दिन बाद जब राजकुमार लौट कर आता है, किसी काम से बाहर गया हुआ था, जब प्रिंसिपल लौट कर आता है तो पता चलता है कि आजकल जो प्रतीक है वह 2-3 दिनों से आ नहीं रहा है। अब राजकुमार प्रतीक को काफ़ी मानते थे, काफ़ी सम्मान करते थे। वह फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि प्रतीक की तबीयत काफ़ी ख़राब है। अब प्रतीक के घर जाते हैं तो प्रतीक आर्थिक रूप से भी थोड़ा कमज़ोर रहता है। राजकुमार प्रिंसिपल उसकी मदद भी करते हैं। इधर जब प्रतीक सही हो जाता है तो फिर से कॉलेज पढ़ाने के लिए आने लगता है और इधर निशा उसका इंतज़ार कर रही थी। जब भी समय मिलता निशा अपने ऑफिस में ही उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती, उसके साथ गलत हरकतें करने लगती। इधर समय बीतता गया। दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे थे कि एक दूसरे के बगैर उनका रहना मुश्किल था। और इधर राजकुमार अपने लड़की की शादी खोज रहा था। अब जैसे ही एक अच्छा रिश्ता मिलता है, राजकुमार अपनी लड़की की शादी करने के लिए एक डेट निकालते हैं। जब डेट निकालते हैं तभी जो निशा रहती है वह प्रतीक से कहती है कि देखो प्रतीक, मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और जाऊँ। और इस बीच प्रतीक काफ़ी उदास हो जाता है, उदास रहने लगता है। अब एक दिन पता चलता है कि प्रिंसिपल राजकुमार ऑफिस के कार्य से बाहर गए हुए हैं। तभी वह एक प्लान तैयार करता है और निशा को बताता है कि कल सुबह होते ही
वह बाहर आ जाएगी और उसके साथ हुआ उसकी एक दोस्त से बात हुई है और उससे कुछ पैसे उसने लिए हैं और कुछ पैसे का जुगाड़ भी कर लेगी और उसके साथ निशा के बताए हुए जगह पर, यानी कि मुंबई जहां वह रहती थी, वहीं अगले दिन जो निशा रहती है, अभी उसके पिताजी सोकर राजकुमार उठ रहे थे, देखते हैं कि घर में लड़की उनकी गायब है, कहीं भी निशा का कुछ अता पता नहीं है। अब वो परेशान हो जाते हैं, ढूंढते हैं तो निशा कहीं नहीं मिलती। अब निशा को फ़ोन करते हैं तो निशा का फ़ोन बंद आ रहा था। अब कई घंटे हो जाते हैं, स्कूल भी शुरू हो जाता है, बच्चे आने लगते हैं, जो शिक्षक रहते हैं वो बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। इधर पता चलता है कि प्रतीक भी नहीं आया है। अब उधर वो अपने बच्चे की तलाश करने लगते हैं और उधर पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी बच्ची रात में घर पर सोई थी, लेकिन सुबह में उसका कुछ पता नहीं है, फ़ोन भी बंद आ रहा है, न जाने वो कहाँ चली गई है। अब एक पिता अपनी बच्ची की फिक्र कर रहा था, उसे पता था कि बच्ची कहीं गई होगी। अब दर दोस्तों के पास भी पुलिस जाती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं भी कुछ उसका पता नहीं चल रहा था। इसी बीच पता चलता है कि प्रतीक भी करीब 2 से 3 दिन हो जाते हैं, 2 से 3 दिनों के बीच प्रतीक भी नहीं आ रहा है। राजकुमार प्रतीक को फ़ोन करते हैं तो उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। अब शिक्षकों में सुनमुनाहट थी, यानी कि शिक्षक आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। सभी को पता चल चुका था कि जो उनकी निशा मैम है वह कहीं गायब हो गई हैं, उसका कुछ पता नहीं है। इधर शिक्षक आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी उड़ती उड़ती खबर राजकुमार के कानों में जाती है कि निशा का प्रेम संबंध प्रतीक के साथ था और प्रतीक और वो दोनों छुप छुप कर मिलते थे और दोनों बहुत हद तक आगे बढ़ चुके थे। अब पिता काफ़ी गुस्सा होता है, दबंग व्यक्ति राजकुमार, वो पुलिस को सारी बात बताता है। अब पुलिस प्रतीक का फ़ोन कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि अक्सर कर उसकी बातें निशा से होती थी। अब यह कंफर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं निशा को लेकर फरार होने में प्रतीक का हाथ है। अब इधर पुलिस दोनों की तलाश करने लगती है। पता चलता है कि दोनों बालिग भी हैं और दोनों मुंबई में हैं। अब इधर राजकुमार मुंबई जाता है कुछ लोगों के साथ, मुंबई तलाश करता है, लेकिन उसे मुंबई में कहीं भी वह लड़की मिल नहीं रही थी, क्योंकि इस जगह का उसे एग्जैक्ट पता नहीं था। अब पुलिस केस बिहार में होता है और मुंबई में तलाशना था, तो पुलिस थोड़ा ढिलाई बरतती है। अब पुलिस इस केस में ढिलाई बरतने लगती है और मुंबई नहीं जाना चाहती थी। अब इधर उसके पिताजी खुद मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई जाने के बाद अपनी बेटी की तलाश करने लगते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। अब इसी बीच 2023 में ही, नवंबर 2023 में, बेटी अपने माँ को फ़ोन करती है निशा और बातचीत करने लगती है। वो अपनी माँ से बताती है कि उसने शादी कर ली है, एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। अब इस कदर माँ को जब पता चलता है तो माँ काफ़ी हैरान होती है। अब हैरान होने के बाद माँ अपने पति को, यानी कि राजकुमार प्रिंसिपल को बताती है। अब प्रिंसिपल जैसे ही यह बात सुनता है वह पागल हो जाता है। वह फिर अब अपनी बेटी की तलाश में उस फ़ोन नंबर को लेकर बातचीत करता है, लेकिन उसकी बेटी अपने पिता का फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी, किसी भी अननोन नंबर से वो बात नहीं करना चाहती थी। अब कहीं से उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मुंबई के कोलावाड़ी क्षेत्र में रहती है। अब इसी बीच वह वहाँ पर खोजने के लिए कुछ लोगों के साथ निकल जाता है। अब करीब 2 दिन जाने में लगता है। इधर माँ अपनी बेटी को भरमाई रहती है, बातचीत करती रहती है। तभी 12 दिसंबर साल 2023 शाम हो जाती है, सुबह हो जाती है, लेकिन कोलावाड़ी के उस क्षेत्र में, उस कमरे में जहां वह दोनों रहते थे, बदबू आने लगती है। अब आसपास के जो लोग थे वो देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है और बदबू आ रही है, तो लोग सोचते हैं शायद कोई जानवर मरा हो। आसपास देखते हैं तो कहीं कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्हें शक होता है, वह पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस आती है। पुलिस आती है, दरवाज़ा खोलकर जब अंदर जाती है तो देखती है कि प्रतीक और निशा की बॉडी अंदर पड़ी हुई है और दोनों की बॉडी सड़ रही है, यानी कि कत्ल 2 से 3 दिन लगभग पहले हुआ था। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ती है। जांच पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि दोनों ने घर से भागकर शादी की थी और दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और यहाँ पर इनका कोई भी नहीं है, जानने वाला कोई नहीं है। अब पुलिस मकान मालिक के कहने पर शिकायत दर्ज करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है
लड़की और लड़के की। तो पता चलता है लड़का कभी कभी अपने घर वालों से बात करता था और लड़की अपने माँ से बात करती थी। और उस पर जिस दिन करीब 2 से 3 दिन पहले जब कत्ल हुआ था, तो पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी भेजी जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि लड़की और लड़के का गला दबा करके हत्या की गई थी और बॉडी को वैसे ही छोड़ दिया गया था। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और उधर बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी हाउस में रख दिया जाता है कि शायद घर वाले आए। घर वालों को पुलिस कई से नंबर निकालती है और घर वालों को फ़ोन करती है। घर वाले बॉडी लेने से मना कर देते हैं। इसी बीच जो प्रतीक रहता है उसके भाई को फ़ोन किया जाता है, यानी कि पुनीत को। पुनीत पर फ़ोन जाता है और पता चलता है कि उसके भाई का कत्ल कर दिया गया है, गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वैसे उसका भाई आग बबूला हो जाता है, पागल हो जाता है। वो फ़ौरन ही मुंबई निकलता है और मुंबई जाने के बाद अपने भाई और अपने भाभी यानी कि निशा के बॉडी का अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद अब वहाँ पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर बताता है कि उन्हें शक है कि उनके भाई और उनके भाभी को लड़की यानी कि निशा के पिता ने उसकी हत्या की है। अब पुलिस कॉल डिटेल्स के माध्यम से जो राजकुमार होता है उसके पिता के फ़ोन लोकेशन ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि अभी वह मुंबई में ही है। अब पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसके पिता राजकुमार को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ करती है तो राजकुमार कहता है कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी मैं नहीं झेल सकता था। मैं काफ़ी सम्मानित परिवार से हूँ और सम्मानित व्यक्ति हूँ। समाज में मेरी इज्जत है, धाक है, और प्रतीक ने मेरी इज्जत को तबाह किया, शर्मसार किया। मैं आज समाज में नज़र उठाकर नहीं चल सकता हूँ। लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं और मेरी बेटी ने कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की हरकत करने के लिए, हत्या करने के लिए मजबूर किया। उसकी माँ कई बार उसको समझाती थी, बात भी करती थी कि तुम घर चली जाओ, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच उसे उसकी माँ से बातचीत होती थी और माँ ने उससे बहला फुसला कर उसका एड्रेस पूछा था और उसी एड्रेस को लेकर मैं और मेरे 2 साथी, उसके जो 2 दोस्त, वहाँ पर अभिषेक और राहुल दोनों पहुँचते हैं और जाने के बाद उसके कमरे पर रात 8 बजे पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद बातचीत होती है और लड़का डर जाता है। दोनों लड़के को पकड़ लेते हैं। लड़की चीखने की कोशिश करती है तो लड़की को भी पकड़ लेते हैं और दोनों का बिना कुछ बात किए ही गला दबाकर हत्या कर देते हैं। तो ये ऑनर किलिंग में एक बेटी और एक बेटे की हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहते हैं कभी भी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचती है। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन कभी कभी लोगों को लगता है कि उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जात बिरादरी अलग हो, धर्म अलग हो, तो लोगों को ठेस पहुंचती है और उसके लिए कहीं ना कहीं वो गलत हरकत कर बैठते हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साथियों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है रामनाथ कुमार, श्रीनगर से हैं, सोहनलाल सेठिया जी हैं, शशांक राय हैं, फैजल खान भाई हैं, सुहेल अंसारी हैं। साथियों, आज किसी कारणवश मैं बाहर था और घर पर था नहीं, स्टूडियो पर था नहीं, तो इसलिए यहीं से आपको कहानी, जो कि आसपास थोड़ा बहुत शोर भी हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।